बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, 2-3 दिन से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक टॉप ट्रेंड चल रहा है कि एक्सटेंशन नामंजूर, फ़ौज पे कब्ज़ा नामंजूर। और अब इमरान खान साहब ने जो बातें की उनमें 2 ट्रेंड और चल रहे हैं कि जहनी मरीज़ नामंजूर, और एक चल रहा है कि आज़ादी हासिल करेंगे या मौत। अब ये ट्रेंड लगातार पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की यूथ और नौजवानों के अंदर जो जज्बात हैं उन्हें जाहिर करते हैं। क्योंकि देखें, जो 27वीं आईनी तरमीम है उसको जोड़ा जा रहा है मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के बढ़ते हुए इख्तियारात के साथ। और ये बात मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे और लोग कर रहे हैं। कुछ टाउट्स हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल और शकील किस्म की उर्दू में कुछ ऐसे ट्वीट लिखे। अब इन लोगों को मैं जानता हूँ, इन लोगों के साथ काम करता रहा हूँ, तो इनकी उर्दू में इतनी जान नहीं है कि ये वैसा लिख सकते। बल्कि जैसे ट्वीट्स इन्होंने लिखे, ऐसे ट्वीट्स तो तारिक मतीन भाई और आफ्ताब इकबाल भाई भी नहीं लिख सकते। हालांकि वो दोनों बड़ी ज़बरदस्त उर्दू दान, मैं उन्हें कहता हूँ दोनों को, वो बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, उर्दू को बड़ा अच्छा जानते हैं। वो भी इस तरह की ट्वीट नहीं लिखते जिस तरह की ट्वीट्स इन टाउट्स को लिख कर दी गई। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में कोई एक आदमी ऐसा भी आ गया है जिसको अच्छी उर्दू लिखनी आती है और जो रजिस्टर करना चाहता है कि उसके लिखे हुए ट्वीट्स हैं, तो साहब बहादुर जब देखें तो उन्हें पता चल जाए कि जनाब ये हमारे आदमी ने लिखे थे। वो अलग से नजर आते हैं और टाउट्स भी जनाब उनको पकड़ के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बताया ये जा रहा है कि जनाब फौज के स्ट्रक्चर के अंदर कोई तब्दीली हो रही है, तो उसके लिए तो किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। फौज की जो ऑपरेशनल सलाहियतें हैं उनके अंदर कुछ अगर उनको दिक्कत है तो वो इंटरनली मैनेज कर सकते हैं। फौज का अंदर पूरा एक मैकेनिज्म है, वो उसको जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मामला आईन में तरमीम का है। आईन में तरमीम करके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उन्हें ज्यादा इख्तियारात देने की कोशिश की जा रही है। अब इसका रीजन क्या है? शहजाद अकबर साहब भी इस पर बात कर रहे थे। इस्लामाबाद में कोई दोस्त हैं, वो खबरें देते हैं, बात नहीं करते। यानी जितने जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, उनसे आप बात करें तो वो खबरें दे देते हैं, बात नहीं करते। और वो ये कहते हैं जी कि अगर हमने बात की तो हम फंस जाएंगे। वहां इस्लामाबाद में बैठ के बात करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो पिक्चर पूरी बन रही है वो ये है कि आसिम मुनीर साहब के अंदर एक खौफ है, एक परेशानी है कि मेरा बनेगा क्या। क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में हो गया है ना, जितनी दफ़ा कत्लेआम हो गया, जितना पाकिस्तान में जुल्म हो गया, मजहबी सियासी जमातों के बंदे मार दिए, पीटीआई के बंदे मार दिए, हर एक जगह के ऊपर जुल्म बर्बरियत, जो बलूचिस्तान में खवातीन के साथ किया, जो कबायली इलाकों में नौजवानों और बच्चों के साथ किया, ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, एक आर्मी चीफ के ऊपर इसका बोझ तो होगा, ये ऑब्वियस है। वो इसको ठीक समझ के भी कर रहा हो तो उसके ऊपर ये बोझ तो रहेगा। तो अपने आप को महफूज रखने की एक जो जबिलत है इंसान के अंदर, वो तो होती है। इससे पहले वो फील्ड मार्शल बने ताकि ताहयात वो एक मिलिट्री ऑफिसर रहें, उनकी रिटायरमेंट कभी ना हो। क्योंकि जब तक वो इस ओहदे पे रहेंगे, वो सिविलियन कोर्ट्स में जाने की बजाय वो ये मामला उठाएंगे, जी मुझे लेकर जाओ फौजी अदालतों में, तो वहां उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो अब एक नया ओहदा जो है वो भी क्रिएट किया जा रहा है मुबैना तौर पे, और उसके बारे में दावा यह है कि आसिम मुनीर साहब को लामहदूद इख्तियारात दिए जाएंगे फौज को कंट्रोल करने के लिए, और जो सिविलियन के पास फौज का कंट्रोल है मुबैना तौर पे वो भी कम हो जाएगा। अब आप एक नया सिनेरियो देखिए कि ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम ममालिक के पास फौज होती है। यानी दुनिया का जो हर मुल्क है उसके अंदर एक फौज होती है ना, जो उस मुल्क के मुताबिक काम करती है। दुनिया के हर मुल्क के बाद अमेरिका, यूरोप के सारे मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, सबके पास एक एक फौज है। लेकिन पाकिस्तान इस तरमीम के बाद जो पिक्चर खींची जा रही है, अगर वो हो जाता है तो एक ऐसा मुल्क बन सकता है जहां पे एक फौज के पास एक मुल्क होगा। मुल्क के पास फौज नहीं होगी, फौज के बाद एक मुल्क होगा कि जनाब ये मुल्क हमारे पास है, अब हम फैसला करेंगे इसे कैसे चलाना है। देखिए ना, कल वो क्या बता रहे थे कि जनाब सोने के ज़खायर का पता चला है तो आर्मी चीफ को जाके बता दिया गया। क्यों जी? उनका ताल्लुक क्या है सोने के ज़खायर से? उन्हें आर्मी चीफ लगाया हुआ भाई, उन्होंने जाके हिफाजत करनी है दुनिया में पाकिस्तान की। उन्होंने मादनियात नहीं खोदनी, ना ये उनका काम है, ना उनसे ये होगा, ना इसके लिए वो ट्रेंड है, ना इसकी उनके पास तालीम है। बहरहाल ये अब तरमीम जो है वो मुतनाज़ होती जा रही है। बंदे लॉन्च हो रहे हैं तरमीम के लिए। फैसल वाडा लॉन्च हो चुके हैं, MKM लॉन्च हो चुकी है, कुछ और तोहफे जो हैं वो लॉन्च हो गए, कुछ अभी मज़ीद निकाले जाएंगे, उनको धूप लगवाई जाएगी। जो लोग बिल्कुल पसे पर्दा चले जाते हैं उन्हें निकाल के अपने अपने असासों को लाया जा रहा है कि निकलो भाई, निकल के बताओ कि आईनी तरमीम तो हर हाल में पास करनी है, इसके अलावा तो हल कोई नहीं है।
आमिर इलियास राणा साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये PMLN के बहुत करीब है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के तकरीबन तमाम दौरों में ये उनके साथ रहे हमेशा, और नून लीग की क्योंकि बीट करते हैं तो उन्हें काफ़ी नून लीग के हवाले से आइडिया रहता है। तो उन्होंने भी पोल खोल दिया। वो DG ISPR आकर कहते हैं जी हमारा तो सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है, कोई ताल्लुक हमारा सियासत का साथ नहीं है। तो आमिर इलियास राणा साहब जो हुकूमत को कवर करते हैं उन्होंने आके पोल खोल दिए। उन्होंने बताया जी कि आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद क्यों नहीं हो रही। देखिए, आज़ाद कश्मीर में याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी अपने नंबर पूरे कर चुकी है, और ये खबर आपको मैं 10 दिन पहले दे चुका हूं कि पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में नंबर पूरे नहीं हैं, पूरे से ज़्यादा हैं। वो बड़े आराम से तहरीक अदम एतमाद ला के और 24-48 घंटों में जितना टाइम वो लेना चाहें वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। और जो वहाँ वज़ीर आज़म है वो ऑप्शन भी सोच रहा था इस्तीफ़ा देने की, लेकिन आमिर इलियास राणा साहब ने ये बात की, मोहसिन बेग ने भी ये बात की, जो मौजूदा आर्मी चीफ के ताल्लुक वाले पुराने, जब ये आर्मी चीफ बने तो उनकी और इनकी एक हंसते हुए तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। फौज कहती है हमारा सियासत में किरदार नहीं है। ये बता रहे हैं कि अगलों ने रोक दी है तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर में कि पहले 27वीं तरमीम करो फिर अगली चीज़ें मिलेंगी, कुछ लो और कुछ दो होना है। 27वीं तरमीम दो, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर लो, यही सौदेबाजी है जनाब। ये सौदेबाजी जो है वो आमिर इलियास राणा साहब ने बताई, तो चीज़ें ऐसे एक एक करके जो है वो खुल जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग नाजरीन और बड़ी खबर है, और ये अमेरिका से है, मैं इसलिए बीच में सुना रहा हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम को आप देखें, पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, और अमेरिका को हम क्यों कहते हैं सुपर पावर है, बहुत ताकतवर है। देखें, पाकिस्तान की फ़ौज अमरीकी फ़ौज के सामने बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तानी फ़ौज के हथियार अमरीकी फ़ौज के हथियारों के सामने बहुत कमज़ोर हैं। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भी हो तो उसकी अहमियत अमरीकी फ़ौज के सामने क्या होती है ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों को हमेशा मानती है और उसके ऊपर चलती है, ये भी हम सारे जानते हैं। जब वो कहते हैं कि ये मुजाहिद हैं तो हम कहते हैं मुजाहिद हैं, वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं तो हम कहते हैं दहशतगर्द हैं, वो कहते हैं कि इसको मारो हम उसको मारते हैं। वो जो हुक्म देते हैं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, हम उसके मुताबिक चलते हैं। देखना इंडिया ने पाकिस्तान पे कितने हमले किए अभी हाल ही में, कितने दिन तक वो कभी मिसाइल मारता था, कभी ड्रोन मारता था, कभी क्या करता था। जैसे ही अमरीकी हुक्म आया पाकिस्तान ने जंगबंदी कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे ही इंडिया पे अटैक किया अमरीकी हुक्म आ गया, पाकिस्तान रुक गया। हमें भी चाहिए था ना 2-4 दिन फेंटी लगाते जिस तरह वो कर रहे थे, लेकिन हमारी फ़ौज जो है वो अमेरिका का हुक्म फ़ौरन से पहले मान लेती है। अब अमेरिका का जो एक सबसे बड़ा हब है न्यूयॉर्क, वहाँ पर ज़हरान ममदानी ये जीत गए हैं इलेक्शन, और ये सिटी मेयर मुंतखब हो गए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन लड़के। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है। न्यूयॉर्क तो वो पहले भी नहीं जीत पाया था, बहुत क्लोज मार्जिन से कमला हैरिस ने उनको हरा दिया था डोनाल्ड ट्रंप को ये पिछले साल इलेक्शन में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अब हुकूमत है और बड़ी ताकत है, तो उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे अपना उम्मीदवार जितवा लेगा। लेकिन अलग अलग उम्मीदवार मिलकर भी इतने वोट हासिल ना कर सके कि ज़हरान ममदानी को हरा दें। ये है कौन? ये जी युगांडा के अंदर पैदा हुए 1991 में, 34 साल इनकी उम्र है, और युगांडा में पैदा हुए, साउथ अफ्रीका में भी रहा कुछ अर्सा, उसके बाद 7 साल की उम्र में ये न्यूयॉर्क में आ गया, और अब 27 साल के बाद वो इस शानदार न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। ट्रंप ने इसकी बदतरीन मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद बड़े सियासी पैंतरे इस्तेमाल किए, लेकिन ये बंदा मेयर बन गया और जीत गया। ये ट्रंप की पहली बड़ी शिकस्त है सदर बनने के बाद। ट्रंप के खिलाफ बहुत ज़्यादा जज्बात पैदा हो चुके हैं अमेरिका में, और बहुत बड़े बड़े एहतजाज भी हुए। ऐसे एहतजाज तारीख में कभी नहीं हुए किसी सदर के खिलाफ पहले ही साल में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। एक दो चीज़ें मैं इसमें आपके सामने रखता हूं। ममदानी ने जीतने के बाद कहा कि मौरूसी सियासत का खात्मा मैंने कर दिया, मैं मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। ट्रंप, मुझे मालूम है कि आप मेरी तकरीर देख रहे हैं। ट्रंप, सुन लो, न्यूयॉर्क तारिक वतन का शहर है, यानी इमिग्रेंट्स का शहर है, जो बाहर से आते हैं लोग। तारिक वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। आज हमने खौफजदा करने वालों को जवाब दे दिया है। ये शहर आपका है, जमहूरियत आपकी है। आपने साबित कर दिया कि ताकत आपके हाथों में है। मेयर के इंतखाब में जीतने के बाद ज़हरान ममदानी ने यह भी कहा, और यह भी कहा कि अगर तुम हम में से किसी एक के पीछे आओगे तो फिर हम सबको सामने पाओगे, हम सबका मुकाबला करना पड़ेगा तुम्हें। यह भी कहा ममदानी ने। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप और उसके नज़रिए को शिकस्त हो गई। लेकिन आप देखेंगे अमेरिका के अंदर ना तो उसका इंतखाबी निशान छीना गया,
ना कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, ना जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ हुई, ना ही इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद किए गए, पुलिस का टॉर्चर भी नहीं हुआ, वोट जो वोटर्स के वोट हैं वो दूर दराज इलाकों में मुंतकिल भी नहीं किए गए, गिरफ्तारियां भी नहीं हुई, चादरों और चार दीवारियों का तकद्दुस भी पामाल नहीं हुआ, और बिलाखिर फॉर्म 47 भी यहाँ पे पाकिस्तान में जारी किया गया था, वो भी वहाँ पे नहीं हुआ। अब ये बंदा जो है गजा में नस्लकुशी के भी खिलाफ है। अब गौर करें नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक आर्मी चीफ की ख्वाहिश के ऊपर पूरी हुकूमत बन जाती है। एक इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा का पूरा इलेक्शन उल्टा के यहां से वहां कर देता है, और जिस तरह के हथकंडे हमने एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए देखे इलेक्शन से पहले, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सकता। यह है डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से अमेरिका सुपर पावर है और हम उसके गुलामों के अंदर से एक गुलाम है। यह बात सच है, आपको बुरी लगती है तो लगती रहे। इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। देखें अमेरिका और उसके गुलामों ने इमरान खान का क्या हाल कर दिया, और आज अमेरिकन पशेमान है कि यार ये क्या हमने कर दिया, लेकिन वो अपने काम निकलवा रहे हैं। अमेरिकन तो कभी इस पर खुश नहीं होंगे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर वो डेमोक्रेसी रखते हैं, हमारे मुल्कों के अंदर वो डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते। नाज़रीन, अडियाला जाने वालों की एक नई लिस्ट भिजवा दी गई है, और ये जो नई लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन शामिल है। सुहेल अफरीदी का नाम है, मीना खान अफरीदी हैं, और मुश्ताक गनी हैं, फ़खर जहान खान है, ये साबिक मिनिस्टर हैं, तैमूर खान झगड़ा है, इमरान खान साहब के साथी, इन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा बड़े अरसे से, और मुइन कुरैशी साहब है एमपीए, जो पंजाब के अंदर बड़ा रोला शोला डाल के रखते हैं। तो ये 6 बंदों के नामों की एक लिस्ट भिजवाई गई है। सलमान अकरम राजा साहब के इसके ऊपर दस्तखत हैं। तो अब एक दफ़ा फिर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे, मुलाकात करवाते हैं नहीं करवाते वो एक अलग बात है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब पार्लियामेंट पहुंचे थे, कौमी असम्बली में, और पीटीआई ने वहाँ पे एक करारदाद भी जमा करवा दी है कि सुहेल अफरीदी एक वज़ीर आला, उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई गई है, और सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि 17 सीटों वालों को तो ये हक ही हासिल नहीं है कि वो एक आईनी तरमीम कर दें। एक्चुअली तो शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी ने 17 सीटें जीती हैं, बाकी सीटें बाकी जमातों ने जीती हैं, और 180 से ज़्यादा सीटें इमरान खान साहब की जमात ने जीती हैं। तो इमरान खान साहब की जमात की ना सिर्फ सीटें कम की गई, वक्तन फ़वक्तन उनके बंदों को फारिग किया गया, नाअहल किया गया, सीटें छीनते रहे, बल्कि फॉर्म 47 के ऊपर 100 के करीब सीटें बांट दी गई बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। यहाँ से पीएमएलएन ने काफ़ी सीटें हासिल कर लीं, और फिर बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें थी वो भी दे दी गई। लिहाजा ये जाली जमहूरियत है, और जाली हुकूमत है, और जाली मैंडेट है, और 17 सीटों से इनको 2/3 अक्सरियत तक पहुंचाया गया है। वो बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, आप जो मर्जी करें ऐसे कभी भी मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन ये बजिद्द है कि जनाब हमने ऐसे चला के दिखाना है। तो मैं आपके सामने एक चीज़ और रखता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया, और इनकी जिद्दबाजी ख़त्म नहीं हो रही। ये एक खबर आप देखें कि दावे इनके ये हैं कि जनाब हम 100 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं, 200 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं, 10 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं, 20 अरब डॉलर वहाँ से ला रहे हैं। इन्होंने कौम को 150, 200, 250 अरब डॉलर गिना दिया है। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। 2 अरब डॉलर का चूना ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब आज़रबाईजान से आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब हर 2 महीने बाद आज़रबाईजान का चक्कर लगा के आते हैं, पता करें ये चक्कर क्या है। तो अभी तक जो समझ आई है वो ये आई है कि आज़रबाईजान कोई पाइपलाइन बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उसको पैसा मिलेगा बहुत, और ये आईपीपीज के तर्ज का मुआहदा है। वो जब पाइप बिछा देंगे उसमें से तेल गुजरे या ना गुजरे, उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपने आज़रबाईजान को पैसा देना ही देना है, उसका आपने उसका रेंट पे करना ही करना है। ये आईपीपीज के तर्ज का एक मुआहदा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं आज़रबाईजान में कंपनी के साथ। ये बार बार आज़रबाईजान लेने क्या जाते हैं, इनके बच्चे भी साथ जाते हैं। कहीं इस कंपनी में इनके शेयर्स तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के पीछे यही लोग बैठे हों, या इस कंपनी के पीछे एक और कंपनी हो जिसके अंदर ये बैठे हों। बहरहाल आज़रबाईजान नस नस के जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, और फिर जा रहे हैं आज़रबाईजान एक मरतबा। तो इन्होंने बड़े दावे किए जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी जो जरदारी साहब है वो कतर के दौरे पे हैं, जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट खे आएगी, ये खबर आप पढ़ें, और ये बहुत फैली हुई है हर तरफ। मैं आपको उठा के siyaasat.pk से सुना रहा हूं। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को मुसलसल धचके, कतर के अलसानी ग्रुप ने
पोर्ट कासम पावर प्लांट में हिस्सेदारी बेचने का इंदिया दे दिया। उन्होंने पोर्ट कासम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। अब आप अंदाजा करें, ये $1 अरब से ज़्यादा पैसे हैं उनके, कतर के। आप दुनिया से पैसे लेने जाते हैं, दुनिया अपने पैसे निकाल रही है। वजह यह है कि दुनिया को नज़र आ रहा है, उन्हें यह पता है कि जनाब पाकिस्तान में उनका माल डूब जाएगा, क्योंकि जुनूनी किस्म के लोग जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं। ये किसी भी पागलपन के चक्कर में, किसी के कहने के ऊपर किसी जंग में भी उतर सकते हैं। लिहाजा लोग जो हैं वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। इससे पहले आप देखें ना, फाइजर चली गई, एली लिली चली गई, शेल, टोटल, टेलीनॉर, ऊबर, क्रीम, बेशुमार कंपनियां पाकिस्तान से पहले जा चुकी हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अपना सरमाया उन्होंने निकाल लिया, और अब ये कतर भी यहाँ से अल्सानी ग्रुप जो है वो अपना सरमाया निकालने का सोच रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इन्हें तो ना रोज़ाना खराज तहसीन पेश करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को करना चाहिए। कैंसर सर्वाइवर, इतनी तकलीफ में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, अभी भी अक्सर बीमार रहती हैं। उन्हें अपने कपड़े तब्दील करने में भी दिक्कत का सामना रहता है, लेकिन वो डट कर जेल काट रही हैं और बहुत सारे नौजवानों को जेल काटने का हौसला भी दे रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो चंद दिन के लिए बाहर आई और फिर इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। वजह यह है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया, और सरेंडर करना उनकी सरिश्त में ही नहीं है। वो कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा फरमा रही है, आई स्टैंड फॉर द ट्रू लिबरेशन ऑफ माई कंट्री विद माई लीडर, कि मैं अपने मुल्क की जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर के साथ खड़ी हूं। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि सच जो है उसकी जीत होती है, और इंशाअल्लाह हम वो देखेंगे और ये होगा। तो ये फ्रीडम और डेथ, इसके ऊपर जनाब यास्मीन राशिद साहिबा का एक पैगाम उनके अपने सोशल मीडिया से जारी किया गया है। तो कैसी डट के खड़ी है एक खातून इस निज़ाम के सामने। एक पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा जर्नैल नहीं है जो डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी हिम्मत या हौसला दिखा के इस तरह की जेल काट सके। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने ये होते हुए देखा ही नहीं कभी। और देखें, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की कैद है, ये कैद किसी अदालत से तो नहीं है ना, ये कैद किसी कानून के मुताबिक तो नहीं है ना। खवातीन को तो वैसे भी बेल मिल जाया करती है। हम सब जानते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसले के मुताबिक उन्हें भी जेल में रखा गया है। कैसे डट के खड़े, अपनी सेनेटरशिप भी ज़ाया कर दी, अपनी सेनेट की सीट जो है वो कुर्बान कर दी। एजाज चौधरी साहब आफरीन है, वो पीछे नहीं हटे। मियां महमूद रशीद साहब बीमार होने के बावजूद, परेशान होने के बावजूद, जब मैं वहां जेल में था तो मैंने तब उन्हें देखा, वो तब भी काफ़ी बीमार थे, डट कर खड़े हैं। उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी, तो ये लोग जो है ये एक्चुअली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है वो ये लोग हैं। और यास्मीन राशिद साहिबा ने दोबारा जेल से अपना पैगाम भिजवाया कि मैं जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी हूं, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, ये वीलॉग में अब तक लिए इतना ही। बाकी चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।